यूपीएससी जिहाद, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ। पहले 100 पर बैन लगाने की मांग की गई, लेकिन कल वो 100 हुआ। आज इसी मुद्दे पर बिंदास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो सर, जैसे कि आपने मुद्दा उठाया है, मेरा पहला सवाल ये है कि आपके दिमाग में कैसे आया कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और यूपीएससी जिहाद है क्या? देखिए, किसी भी देश को गुलाम करना है, कब्जा करना है, तो उसके तंत्र में घुसना पड़ता है। ये दुनिया भर में होता रहा है। कई देश ऐसे कब्जे में गए, वहाँ के देश गुलाम हो गए। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने भी सारा तंत्र अपना बनाया और अपने लोग बिठाए। इस वक्त ऐसे तमाम वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे जो कहते हैं कि मुसलमानों, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो। मैंने अपने शो में सब दिखाए हैं। जब ऐसा मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये केवल बातें हो रही है हवा हवा, या जमीन पे भी कुछ हो रहा है। तो पता चला कि भारत सरकार ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अपने कार्यालय में एक ओएसडी रखे थे, जो कि ज़कात फाउंडेशन के अध्यक्ष और जो मुसलमानों को पहला अधिकार है इस देश के संसदों पर, ऐसा कहने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे पावरफुल व्यक्ति थे। उन्होंने ही भारत के मुसलमानों के लिए भारत में जो कोचिंग सेंटर निकाले यूपीएससी के लिए, वो 5 कोचिंग सेंटर में से 4 मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में गए, 1 मुस्लिम बहुल क्षेत्र में गया। तब समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है। हमने तो आवाज़ तभी उठाई थी, लेकिन बाद में पता चला कि इस एग्जाम में लोगों को जो बिठाया जा रहा है उसको अल्पसंख्यक मंत्रालय पैसे देता है मुसलमान के नाम पर। मुसलमान में जातीयवाद नहीं, ऐसा वो कहते हैं, अल्पसंख्यक के नाम पर पैसे लेते हैं। तो पहला आपत्ति तो यही है कि आप अल्पसंख्यक का कब तक कहोगे भाई? 30-40 करोड़ के होने के बाद भी कोई अगर जमात संख्या या समुदाय अल्पसंख्यक है तो उसको कहने वाला तो शातिर है, लेकिन मानने वाला मूर्ख है, ऐसा मैं मानता हूँ, या लाचार है, उसमें हिम्मत नहीं है। मेरे में है तो मैं इस पे प्रश्न उठा रहा हूँ। दूसरा मुद्दा है, आप एक तरफ मुसलमान होने का बेनिफिट सरकार से लेते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए आपको लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन मेरा हिंदू भाई अगर एग्जाम देना चाहता है तो अपनी माँ का मंगलसूत्र बेचना पड़ता है और पिता की जमीन जायदाद को गिरवी रखना पड़ता है, तब जाके दिल्ली में आके धक्के खाता है। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? क्या ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान और उसकी भावना की हत्या नहीं है? है। इतना ही नहीं, इसके अंदर बड़े बड़े गेम, बड़ा ऐसे सिस्टमेटिक प्लान किया गया। एक तो मुसलमान के नाम पे पैसे लिए, फिर आपने ओबीसी के नाम पे रिजर्वेशन लिया। तो हमारे हिंदू भाई का जो रिजर्वेशन है उसका 60% हिस्सा एवरेज मुसलमान ले रहा है। तो क्या इस पे आवाज नहीं उठानी चाहिए? तीसरा, उसके कारण उसको उम्र में ज्यादा लाभ मिल रहा है। मतलब एक तरफ वो मुसलमान होने का फायदा उठा रहा है, एक तरफ जाति का फायदा उठा रहा है, और इस्लाम कहता है कि भाई कोई जाति नहीं है। तो ये क्या तंत्र है भाई? तो आप ओबीसी का फायदा उठा रहे हो, फिर आपके परीक्षा का अटेम्प्ट देने का मौका आपको मिलता है 9, जनरल को मिलता है 6, उम्र का फायदा आपको मिल रहा है 35 वर्ष, दूसरा को मिल रहा है 32 वर्ष, मतलब 3 वर्ष बहुत बड़े हैं कंपटीशन एग्जाम में। और उसके बाद ये ध्यान में आ रहा है कि लिखित परीक्षा में जो है उनको जितने मार्क मिलते हैं उनसे ज्यादा मार्क इंटरव्यू में मिल रहे हैं। तो कैसे कहा मिल रहे हैं इंटरव्यू में, क्यों दिए जा रहे हैं? फिर सबसे खतरनाक मुद्दा, परीक्षा का पेपर लिखने वाला मुसलमान, परीक्षा का पेपर देने वाला मुसलमान और परीक्षा का पेपर चेक करने वाला मुसलमान, ये चयन उर्दू भाषा के कारण सेट हो रही है। तो भाई ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, और कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? तो भारत के इस देश में उर्दू के इतने ज़्यादा लोग ना होते हुए भी जितने स्टूडेंट यूपीएससी में बैठ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा, और कई जगह तो 2 से 3 गुना ज़्यादा पासिंग का परसेंटेज उर्दू का ज़्यादा है, हिंदी इंग्लिश का नहीं है। लोग तो ऐसा मानते हैं कि इंग्लिश पढ़ने वाला बहुत होशियार होता है, लेकिन उर्दू पढ़ने वाला कहाँ से होशियार हो गया भाई? अच्छा, अगर होशियार हो गया, यूपीएससी में आपने 140% की ग्रोथ है, 140%, तो आपकी डॉक्टर में क्यों नहीं है, इंजीनियर में क्यों नहीं है, आईएम में क्यों नहीं है, बाकी जगह पर क्यों ग्रोथ नहीं है? तो ये ग्रोथ इसी जगह पर क्यों हो रही है? क्योंकि आपने पूरा तंत्र विकसित किया है। और वो तंत्र कितना खतरनाक है, खुद वो कहते हैं कि एक पुलिस स्टेशन में अगर एक मुसलमान आ जाता है तो उसका नूर बदल जाता है। सोचो कि जिलाधिकारी होगा तो क्या होगा, एसएसपी होगा तो क्या होगा। ये सब उनके वीडियो हैं। अच्छा सर, आपने देखा होगा हर कोई चाहता है कि कोई भी काम हो तो उसमें पारदर्शिता हो, लेकिन जो यूपीएससी है वो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहा है। ऐसे में सर क्या सोल्यूशन है कि पारदर्शिता हो जाए? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री
बहुत पारदर्शिता के पक्षधर हैं और हमारी सरकार सालाना करोड़ों रुपए सूचना के अधिकार पर खर्च करती है, लेकिन उस सूचना के अधिकार में यूपीएससी नहीं आता है। चलो किसी कारण से नहीं आता, थोड़ी देर के लिए मान ले, लेकिन आप किसी के मार्क्स बढ़ा रहे हो, किसी के मार्क्स घटा रहे हो, इसको स्केलिंग कहते हो। ये स्केलिंग का फॉर्मूला क्या है, ये आप देश के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं बता रहे। आप और मैं नागरिक छोड़िए, आप और मैं पत्रकारिता छोड़िए, देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी वो फॉर्मूला बताने को तैयार नहीं। वो कहते हैं ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस देश के सबसे बड़े तंत्र नौकरशाही में जाने की व्यवस्था जिस रास्ते से, वो रास्ता अगर अंधियारा और भ्रम का है तो इस देश का भाग्य, सौभाग्य और भविष्य ठीक नहीं है। इसलिए उसमें इंटरव्यू बंद कर लेना चाहिए। इंटरव्यू होगा तो फेवर होगा, आज ये सरकारी कल और कोई रहेगी, तो इंटरव्यू बंद कर देना चाहिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी सब कुछ ओपन कर देना चाहिए। अच्छा सर, आपने ये भी कहा है कि ये जो मुद्दा है ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये बहुत सबसे ज्यादा खतरनाक है। मैं किसी को 4 रोजगार ज्यादा देने को तैयार हूँ, किसी को कुछ लाख रुपए ज्यादा देने को तैयार हूँ, लेकिन राष्ट्रीय समझौते से मैं बिल्कुल तैयार नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस देश में पिछले वर्ष 40 मुसलमान यूपीएससी में चुनकर आए, उसमें से 47 उस ज़कात फाउंडेशन से आए हैं जिसका संबंध अल-कायदा, तालिबान, आईएसआईएस और पैलेस्टीन मुस्लिम मूवमेंट, हमास और कई संगठनों से। उसका खुलासा मैं आज रात करने वाला हूं। ये सारे प्रश्न होते हुए भी आप उत्तर देने को आ नहीं रहे और आप अपने वेबसाइट पर खुलासा छाप रहे। यूके में हमारे एम्बेसी पर जिन्होंने हमला किया उनसे आर्थिक संबंध जिस मदीना ट्रस्ट के हैं उसके साथ ज़कात फाउंडेशन है। तो आप मुझे बताइए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है क्या? और पैन इस्लामिक दुनिया भर के मुस्लिम संगठनों का जो मुस्लिम एड है या पैन इस्लामिक का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर इस ट्रस्ट के साथ जुड़ा है तो यह आदमी कल क्या करेगा? परिणाम आपने देखा। जो फैजल चुन के आया वो अभी नोबेल किसको मांग रहा है? भारत का आईएएस नोबेल मांग रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। यहाँ जो सेंटर पढ़ाए जा रहे हैं ना, उसमें एक सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहाँ की दीवारों पर जिना का फोटो टांगा हुआ है। जिना के फोटो के आगे बैठकर जो आईएएस बनेगा वो भारत की अखंडता की बात करेगा। लेकिन सर एक सवाल ये भी है, आपने देखा होगा सरकारी तंत्र से लेकर विदेशी फंड से बहुत सारी ऐसी मुस्लिम संस्था है जो इसको सपोर्ट कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि इनको रोका कैसे जा सकता है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से आपके द्वारा भी मांग करता हूं कि इनकी अभी इसी वक्त पहले तो कार्यालय बैन किए जाए, लॉक किए जाए, उसके बाद इनके ट्रस्टीज के पासपोर्ट लिए जाए और इनको विदेश भागने से रोका जाए, इनकी एफसीआर की जांच हो और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो एनआईए है उसके पास एक केस दिया जाए। आर्थिक अपराध के लिए एनआईए के, राष्ट्रीय सुरक्षा के एनआईए के लिए दिया जाए, अब आर्थिक अपराध के लिए सीबीआई को दिया जाए, एचआरडी भी इसकी जांच करें और यूपीएससी भी इसकी जांच करें, तब हिंदुस्तान के सामने सत्य क्या है आएगा। सर अब मैंने कल भी देखा बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम आपके ऑफिस में आ गए, वो कह रहे थे कि सुरेश जी जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको कुछ काम नहीं। ऐसा आपने कौन सी जो दुखती नब्ज है उस पर हाथ रख दिया कि इन लोगों को मिर्ची लग गई? भाई उनका मानना है कि इस देश के नौकरशाही पे कब्जा करना है और मैं कब्जा नहीं करने दे रहा हूँ। इतने बड़े देश पर कब्जा करने का प्लान अगर मैं रोक रहा हूँ तो मेरा विरोध होगा ना। और मैं मानता हूं कि मैं हिंदू मुस्लिम करता हूं, इसलिए करता हूं कि वो कहते हैं ना कि आप सड़क, पानी, बिजली की बात करो, उसके लिए बहुत चैनल है, वो करते हैं ना, लेकिन मैं जो करता हूं और कोई नहीं करता। दूसरा, सड़क, बिजली, पानी की समस्या ने इस देश का विभाजन नहीं किया। इस देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम समस्या ने किया है। इसलिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूं कि दोबारा विभाजन ना हो, दोबारा इस देश पे कोई कब्जा ना करे। तो मैं तो एक आर्मी का काम कर रहा हूं ना, उसमें क्या गलत है? हाँ मैं करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। सर हमने कल आपका शो देखा, उसमें कोई ऐसा विवाद नहीं था, बल्कि आपने जो स्टेटमेंट दिखाई वो उन्हीं नेताओं की थी, ओवैसी जैसों की, लेकिन फिर भी ये लोग कोर्ट तक पहुंच गए कि शो को बंद कराएंगे। देखिए क्यों पहुंच गए, वो कहते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका। इनके ध्यान में आ गया कि अरे इसने तो ऐसा मुद्दा उठाया है, और सुरेश चौहान के जो मुद्दा उठाता है वो मुद्दा अंजाम तक जाता है। आप जानते हैं, इनको पता है कि अब जनसंख्या कानून में आने वाला है, तो संसद में बच्चे पैदा करके घुसने का रास्ता बंद हो जाएगा, इधर में भी रास्ता बंद हो जाएगा, तो फिर आने वाले दिनों में कैसे कब्जा करेंगे?
इसलिए मेरा विरोध शो आने के पहले हुआ। आज तक दुनिया में कहीं ऐसा हुआ? मेरा शो तो सौभाग्यशाली है कि मुझे इस देश में विश्व का मैं पहला शो बन गया हूँ जिसको ऑन एयर होने के पहले बैन लगा। मैं सावरकर भक्त हूँ और सावरकर जी का पुस्तक है भारत के स्वतंत्रता, भारत का पहला स्वतंत्रता समर 1857, उसके ऊपर छपने के पहले बैन लगा था। मेरा शो प्रकाशित होने के पहले बैन लगा, लेकिन बैन उठा और हमने शो किया। अब हम इसको जमीन पर लेके जाएंगे, इसका 9-10 दिन चैनल पर दिखाएंगे, फिर जमीन पर उतरेंगे। भारत सरकार को यूपीएससी का रिफॉर्म करने के लिए हम आग्रह करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि उर्दू और इस्लामिक स्टडी को यदि सिविल सर्विस से अलग कर दिया जाए तो यह समस्या तुरंत ही समाधान हो जाएगी? देखिए, इसमें बड़ी होशियारी है। उन्होंने इस्लामिक स्टडी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं रखा है, लेकिन उर्दू में जब आप लिटरेचर पढ़ोगे, साहित्य पढ़ोगे, तो स्वाभाविकता उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज थोड़ी होंगे, उसमें आपका हिंदू वांग्मय थोड़ी होगा, संत वांग्मय थोड़ी होगा, तो होगा तो वही जो आप पढ़ोगे। बड़ी चौंकाने वाली बात है, उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और उस हिस्ट्री में उस खिलजी को क्रांतिकारी कहा गया है जिस खिलजी ने मां पद्मावती पर बुरी नजर डाली थी और हजारों महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी सती जाकर। उनका हत्यारा खिलजी वहां नायक है। आपको पता है यूपीएससी